डिस्क्लेमर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी टेल्स हिंदी चैनल पर। यहाँ हर कहानी आपको एक नई कल्पना की उड़ान और भावनाओं की गहराई में ले जाती है। हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन और सीख के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन कहानियों में दिखाए गए पात्र, स्थान, घटनाएं और संस्थाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। यदि किसी नाम, जगह या समुदाय से कोई समानता नजर आए तो वह मात्र संयोग है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म, आस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रात का समय था। आसमान में बादल छाए थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शहर के किनारे पुराना मंदिर वीरान पड़ा था। उसकी दीवारों पर समय की मार से दरारें पड़ चुकी थी। अनन्या मंदिर के पीछे पहुंची। उसकी आंखों में सतर्कता और दिल में बेचैनी थी। हाथ में उसने वो चिट्ठी कसकर पकड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, मैं रणवीर हूं, तुम्हारे पापा का साथी। सच जानना चाहती हो तो आओ। अंधेरे में अचानक कदमों की आहट गूंजी। अनन्या ने पलटकर देखा। एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें तेज और सतर्क थीं। तुम रणवीर हो? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ही रणवीर हूं, तुम्हारे पापा का साथी। बहुत समय से छुपा रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच्चाई पता चले। अनन्या ने आंखें संकरी की। अगर सच में पापा के साथी हो तो मुझे साबित करके दिखाओ, वरना हो सकता है कि तुम भी वजीर का मोहरा हो। रणवीर ने अपने पुराने बैग से एक डायरी निकाली। उसने कहा, यह तुम्हारे पापा की डायरी है। हादसे से पहले उन्होंने मुझे दी थी और कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये मेरी बेटी तक पहुंचना चाहिए। अनन्या का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। उसमें पापा की लिखावट थी। वजीर कोई साधारण अपराधी नहीं, वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक नेटवर्क है। उसके मोहरे राजनीति से लेकर पुलिस तक फैले हैं। वो हर उस इंसान को अपने खेल में शामिल कर लेता है जो लालच या डर से झुक जाए। अनन्या की आंखें पन्नों पर जमी थी। मुझे शक है कि मेरे अपने करीबी साथियों में से कोई उसके लिए काम कर रहा है और शायद वही मेरी मौत का कारण बनेगा। अनन्या की सांसें रुक गईं। मतलब पापा को उनके ही करीब के किसी ने धोखा दिया? रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और शायद वही आज भी वजीर के लिए काम कर रहा है। यही वजह है कि मैं इतने सालों से छुपा रहा। अगर सामने आता तो मेरी भी मौत तय थी। अनन्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कौन था वो गद्दार? कौन? रणवीर ने धीरे धीरे कहा, नाम का पूरा सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि वो तुम्हारे पापा का बेहद भरोसेमंद था और वही अब वजीर का सबसे बड़ा हथियार है। अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। मतलब वो इंसान मेरे करीब भी हो सकता है? रणवीर ने चुप रहकर सिर झुका लिया। तभी अचानक अंधेरे में गोली की आवाज गूंजी। धाय! रणवीर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधे में गोली लगी थी। अनन्या चीख उठी, रणवीर! पैरों के पीछे से कुछ नकाबपोश लोग निकले। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने कहा, वजीर को पता था कि तुम यहां आओगी, उसने पहले से तैयारी कर ली थी। अनन्या का दिल दहक उठा, लेकिन उसने पास पड़ा पत्थर उठाकर नकाबपोश पर फेंका और रणवीर को खींचते हुए मंदिर के पीछे ले गई। गोलियों की बौछार गूंजी, लेकिन किसी तरह दोनों बच निकले। रणवीर खून से लथपथ था। उसने हांफते हुए अनन्या से कहा, सुनो, मैं शायद ज्यादा देर न बचूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा की मौत सिर्फ वजीर की वजह से नहीं हुई। उसमें उस गद्दार का हाथ है, और वो गद्दार तुम्हारे पापा के बहुत करीब था। अनन्या ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। नहीं, तुम मर नहीं सकते, तुम ही मुझे सच बताओगे। रणवीर ने कांपती आवाज में कहा, सच तुम तक पहुंचेगा, लेकिन मुझे एक वादा करो, तुम इस खेल से भागोगी नहीं, तुम लड़ोगी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। हां, मैं लड़ूंगी, पापा के लिए, तुम्हारे लिए और हर उस इंसान के लिए जिसे वजीर ने मोहरा बनाया। रणवीर की सांसें धीमी होती चली गईं। उसने अनन्या की ओर देखा और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। अनन्या सन खड़ी रह गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब एक और आग जल चुकी थी, उस गद्दार को ढूंढने और वजीर को खत्म करने की आग। अस्पताल में राघव बेहोशी से बाहर आया। अनन्या उसके पास बैठी थी। राघव ने धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना? अनन्या ने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मैंने आज एक और अपनों को खो दिया। रणवीर! उसकी आवाज टूट गई। राघव ने उसका हाथ थामा। मुझे अफसोस है अनन्या, लेकिन याद रखो, रणवीर की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम वजीर को रोकेंगे। अनन्या की आंखों में दृढ़ता चमकी। हाँ,
लेकिन अब ये खेल सिर्फ हम दोनों का नहीं है। रणवीर ने कहा था, वजीर का नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसके मोहरे हमारे चारों ओर है। हमें नहीं पता कि दोस्त कौन है और गद्दार कौन। राघव ने उसकी ओर देखा। मतलब अब खेल में एक और खिलाड़ी है। अनन्या ने धीरे कहा, हां, और हो सकता है कि वो मेरे बहुत करीब हो। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। राघव बिस्तर पर घायल लेटा था और अनन्या खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथों में रणवीर की दी हुई डायरी थी। पन्नों पर जमी धूल और खून के दाग बता रहे थे कि ये कागज कई राज छुपाए हुए हैं। अनन्या ने कांपते हुए पन्ने पलटने शुरू किए। शब्द उसकी आंखों में तीर की तरह चुभ रहे थे। वजीर का जाल, राजनीति, पुलिस और अपराधियों तक फैला हुआ है। उसके मोहरे इतने गहरे छिपे हैं कि उन्हें पहचानना असंभव है। लेकिन मुझे यकीन है उनमें से एक वो इंसान है जिस पर मैं और अजय, अनन्या के पापा, ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अनन्या का दिल धड़क उठा। वो पन्ना पलटती गई। अचानक एक जगह पर नाम लिखा था, डी सिंह। अनन्या की सांस थम गई। डी सिंह, ये कौन हो सकता है? राघव ने सिर उठाकर कहा, डी सिंह, ये नाम सुना सुना लगता है। रुको, ये तो वही डीसीपी देवेंद्र सिंह हो सकता है। वही अफसर जिसे सब ईमानदारी और सख्ती की मिसाल मानते हैं। अनन्या के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। नहीं, ये संभव नहीं। पापा उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें कहते थे। अगर वही गद्दार हुआ तो सब बदल जाएगा। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, अनन्या, ये खेल किसी पर भरोसा न करने का है। याद रखो, वजीर अपने मोहरे वहीं से चुनता है जहां सबसे कम शक हो। अनन्या ने डायरी सीने से लगाई। अगर डी सिंह ही वो गद्दार है तो मैं सच निकाल कर रहूंगी। शहर के बीचों बीच एक आलीशान होटल में एक रहस्यमयी मीटिंग हो रही थी। कमरे में 5 लोग बैठे थे, सूटेड बूटेड, चेहरे पर नकली मुस्काने, और मेज पर रखा एक टैबलेट स्क्रीन जल उठा। स्क्रीन पर वही मास्क पहना चेहरा दिखाई दिया, वजीर। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम सब मेरे वफादार हो। शहर अब हमारी बिसात है। पुलिस, मीडिया, राजनीति, हर जगह हमारे प्यादे बैठे हैं। और अब राजा को गिराने का वक्त आ चुका है। एक आदमी ने सिर झुकाकर कहा, सर, पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। वजीर ठंडी हंसी हंसा, पुलिस तो हमारा ही हिस्सा है, और जल्द ही तुम देखोगे कि इस खेल में सबसे बड़ा मोहरा कौन है। स्क्रीन ऑफ हो गई। कमरे में बैठे लोग डर और लालच से कांप उठे। अनन्या और राघव ने फैसला किया कि उन्हें डीसीपी सिंह से मिलना चाहिए। पुलिस मुख्यालय में जब वो सिंह के ऑफिस पहुंचे तो उनके सामने एक बेहद सख्त लेकिन शांत चेहरा था। डीसीपी सिंह ने दोनों को बैठने का इशारा किया। हाँ अनन्या, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में बहुत सुना है। वो बहादुर अफसर थे। बताओ, तुम क्यों आई हो? अनन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रणवीर नाम का आदमी मुझे मिला था। उसने मुझे पापा की डायरी दी और उसमें आपका नाम लिखा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिंह ने भौहें चढ़ाई। मेरा नाम? इस तरह? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, उसमें लिखा है कि वजीर के नेटवर्क में आप भी शामिल हो सकते हैं। कुछ पल के लिए कमरे में घना मौन रहा। फिर सिंह ने टेबल पर हाथ मारा और गुस्से से बोला, यह सरासर झूठ है। अजय मेरा भाई जैसा था, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूं? राघव ने शांत स्वर में कहा, हो सकता है कि कोई आपको फंसा रहा हो, लेकिन हो सकता है कि यह सच भी हो। हमें सच्चाई पता लगानी होगी। सिंह ने गहरी सांस ली। अगर तुम मुझे शक की निगाह से देख रही हो तो मैं तुम्हें सबूत दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन याद रखना, वजीर इतना चालाक है कि वो किसी को भी अपने खिलाफ खड़ा नहीं होने देता। अनन्या असमंजस में थी। उसके दिल का एक हिस्सा मानना नहीं चाहता था कि सिंह गद्दार हो सकता है, लेकिन पापा की डायरी झूठ नहीं बोल सकती थी। अस्पताल की बालकनी में खड़ी अनन्या दूर आसमान को देख रही थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या सिंह गद्दार है? क्या रणवीर की मौत बेकार गई? वजीर का असली चेहरा कौन है? राघव उसके पास आया। तुम बहुत उलझ गई हो, है ना? अनन्या ने आंसू रोकते हुए कहा, हां, अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही। हर चेहरा नकली लगता है। डरती हूं कि कहीं जिन पर मैं विश्वास कर रही हूं वही मेरे खिलाफ न निकले। राघव ने उसका हाथ थामा। सुनो अनन्या, मैं कसम खाता हूं, चाहे ये खेल कितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वजीर चाहे कितनी भी चालें चले, हम दोनों मिलकर उसे मात देंगे। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई और भरोसा साफ झलक रहा था। उसके होंठ कांपे लेकिन शब्द न निकल सके। उस पल चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे समय रुक गया हो। अनन्या ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद राघव, तुम हो तो मुझे लगता है मैं हारूंगी नहीं। लेकिन उसी रात उनके फोन पर एक मैसेज आया।
अगर सच्चाई जाननी है तो कल रात रेलवे ब्रिज पर आओ। वहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे पापा की मौत से जुड़ा आखिरी सबूत है। और नीचे फिर वही निशान, शतरंज का वजीर। रात के 12 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अनन्या और राघव अपनी कार से रेलवे ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी थी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। राघव ने कार धीमी की और बोला, अनन्या, यकीन है ना कि ये जाल नहीं है? हो सकता है ये वजीर का फंदा हो। अनन्या ने गहरी सांस ली। हां, खतरा तो है, लेकिन अगर सच में पापा की मौत का सबूत यहां मिल सकता है तो हमें जाना ही होगा। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। कार ब्रिज के पास रुक गई। नीचे बहती नदी की काली लहरें चांदनी में डरावनी लग रही थीं। दोनों धीरे धीरे ब्रिज पर चले। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर से आती ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। अचानक ब्रिज के बीच में उन्हें एक पुराना सूटकेस दिखाई दिया। उसके ऊपर एक छोटा सा कागज रखा था। अनन्या ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसमें लिखा था, ये सच तुम्हें तुम्हारे पापा तक ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, हर सच्चाई मौत की कीमत लेकर आती है। अनन्या ने सूटकेस खोला। अंदर कई फाइलें थीं। उनमें से एक फाइल पर साफ लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक, अजय वर्मा। उसका दिल धक से रह गया। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि अजय वर्मा, अनन्या के पापा, एक बड़े अंडरकवर ऑपरेशन में थे। वो वजीर के नेटवर्क को तोड़ने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन लीक हो गया और फिर वो हादसा हुआ जिसे सबने एक्सीडेंट कहा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब पापा की मौत कोई हादसा नहीं, एक साजिश थी। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनन्या, अब हमें पता चल गया है कि सच कहां से शुरू होता है, लेकिन यह भी साफ है कि वजीर को हमारे बारे में सब मालूम है। तभी अचानक हवा में सीटी जैसी आवाज गूंजी। दोनों ने चौंक कर देखा। ब्रिज के दूसरे छोर पर एक परछाई खड़ी थी। लंबा कद, चेहरे पर नकाब और हाथ में मोबाइल की रोशनी। वो आवाज गूंजी, ठंडी और डरावनी, बहुत हिम्मत है तुम दोनों में, मेरे खेल की बिसात तक पहुंच गए। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, वजीर। वो परछाई हल्के कदमों से उनकी ओर बढ़ी। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही बहादुर थे अनन्या, लेकिन याद रखो, बहादुरी की कीमत मौत होती है। अब तुम्हारी बारी है। राघव तुरंत आगे बढ़ा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आकर खेलो, छुपकर चालें चलना बंद करो। वजीर हंसा। उसकी हंसी में ठंडक थी। सामने आऊंगा, लेकिन जब सही वक्त होगा। अभी तुम्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुम मेरी आंखों से कभी नहीं बच सकते। जहां जाओगे वहां मेरी परछाई होगी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक शतरंज का प्यादा निकाला और ब्रिज पर रख दिया। ये तुम्हारे लिए अगली चाल है। अब देखना ये खेल किसे गिराता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और धुएं का गुबार उठा। जब धुआं छूटा, वजीर वहां से गायब हो चुका था। अनन्या ने प्यादा उठाया। उसके नीचे एक छोटा सा चिप था। उस पर एक कोड लिखा था, D9। राघव ने भौहें चढ़ाई। D9 ये क्या हो सकता है? शायद कोई लोकेशन या किसी केस का नंबर। अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, जो भी है ये हमें पापा की मौत के असली गुनाहगार तक ले जाएगा। वजीर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग जल रही थी। तो तय हो गया, अगली चाल हमारी होगी। उसी रात दूर एक अंधेरे कमरे में वजीर स्क्रीन पर दोनों की तस्वीर देख रहा था। उसने प्यादा हाथ में उठाकर कहा, अनन्या, अब खेल और मजेदार होगा। तुम्हें लगता है तुम मेरे करीब आ रही हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम पहले से ही मेरे जाल में फंसी हो। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर अस्पताल के कमरे में फैल रही थी। अनन्या पूरी रात जागी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मेज पर रखा वो प्यादा और छोटा चिप उसकी नजरों से हट ही नहीं रहा था। राघव ने कॉफी का कप रखते हुए कहा, तुम्हें नींद लेनी चाहिए अनन्या, लगातार 24 घंटे से जाग रही हो। अनन्या ने सिर हिलाया। नींद अब कहां आएगी राघव? हर बार आंखें बंद करती हूं तो पापा का चेहरा और रणवीर की मौत नजर आती है। ये खेल मुझे चैन से जीने नहीं देगा जब तक मैं इसका अंत नहीं कर दूं। राघव ने चिप उठाकर ध्यान से देखा। उस पर सिर्फ 2 अक्षर और 1 अंक लिखा था, D9। यह किसी केस फाइल का कोड हो सकता है या फिर किसी लोकेशन का। हमें इसे डिकोड करना होगा। अनन्या तुरंत बोली, और इसके लिए हमें रणवीर की डायरी फिर से पढ़नी होगी।
शायद उसमें कोई सुराग छिपा हो। अनन्या और राघव डायरी के पन्ने पलट रहे थे। अचानक उन्हें एक पन्ने पर नजर पड़ी जहां लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक की सबसे गुप्त लोकेशन, सेक्टर डी, बिल्डिंग नंबर 9। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ और वही खत्म होगा। अनन्या ने जोर से सांस खींची। D9, इसका मतलब यही है, पापा की डायरी और वजीर का दिया हुआ कोड दोनों उसी जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब हमें सेक्टर डी की बिल्डिंग नंबर 9 तक पहुंचना होगा, लेकिन हो सकता है यह हमें सीधा वजीर के जाल में ले जाए। अनन्या ने आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, फिर भी जाना होगा, सच सिर्फ वही मिलेगा। दोनों कार से सेक्टर डी पहुंचे। इलाके में अजीब सन्नाटा था। बिल्डिंग नंबर 9 आधी जर्जर हालत में खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, उखड़े हुए दरवाजे और दीवारों पर काले धब्बे। जगह बिल्कुल वीरान थी, जैसे बरसों से कोई आया ही ना हो। अनन्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये जगह डरावनी है, लेकिन लगता है पापा का कोई राज यहीं छिपा है। दोनों अंदर गए। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी उनका सहारा थी। कमरे धूल और मकड़ी के जालों से भरे थे। अचानक एक कमरे की दीवार पर उन्हें शतरंज की आकृति उकेरी हुई दिखाई दी, एक वजीर का निशान। राघव ने कहा, यानी हम सही जगह पर आए हैं। अनन्या दीवार के पास गई और उसे ध्यान से टटोला। अचानक एक ईंट हिली और पीछे से एक गुप्त तिजोरी का दरवाजा खुला। उसमें एक फाइल रखी थी। फाइल पर लिखा था, कॉन्फिडेंशियल बिट्रेयल रिपोर्ट। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली। अंदर कई डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ऑपरेशन ब्लैक का पूरा विवरण था। और फिर एक पन्ने पर साफ लिखा था, अजय वर्मा के ऑपरेशन की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाने वाला अंदरूनी सूत्र, डीसीपी देवेंद्र सिंह। अनन्या की आंखें फैल गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राघव ने पन्ना पढ़ा और गहरी आवाज में बोला, अनन्या, यही सच है। तुम्हारे पापा का सबसे भरोसेमंद साथी ही गद्दार निकला। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। पापा उन्हें भाई कहते थे और उन्होंने ही उनकी जान ले ली। अचानक कमरे में हल्की सरसराहट हुई। दोनों ने टॉर्च घुमाई तो दरवाजे पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वही चेहरा, वही नकाब। वजीर, उसकी आवाज गूंजी। शाबाश अनन्या, तुमने आखिरकार सच जान लिया। लेकिन याद रखो, हर सच की कीमत होती है। अब तुम्हें तय करना है, सच को दुनिया तक पहुंचाओगी या अपने साथ ही दफना दोगी। अनन्या ने गुस्से से कहा, तुम्हारे खेल का अंत यही होगा। वजीर, मेरे पापा को धोखा देने वाला अब बचेगा नहीं। वजीर ने ठंडी हंसी हंसी। ओ भोली लड़की, खेल अभी शुरू हुआ है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहां तक बिना वजह पहुंचने दिया? यह सब मेरी बिसात का हिस्सा था। इतना कहते ही चारों तरफ से नकाबपोश आदमी निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। राघव ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। लड़ने के लिए तैयार हो? अनन्या ने आंखों में आंसू और गुस्सा लेकर कहा, हां, पापा के लिए। कमरे में अफरा तफरी मच गई। नकाबपोशों से फेरते हुए अनन्या और राघव किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। गोलियों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। भागते भागते अनन्या ने आखिरी बार मुड़कर देखा। वजीर अब भी उसी जगह खड़ा था। नकाब के पीछे उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने हाथ उठाकर शतरंज का वजीर का मोहरा हवा में फेंका और धीरे धीरे गायब हो गया। अनन्या की रगों में खून खौल रहा था। अब उसके सामने दो मिशन थे। एक, डीसीपी सिंह के गद्दार होने का सच साबित करना, और दो, वजीर को हर हाल में खत्म करना। सुबह का वक्त था। पुलिस मुख्यालय के बाहर हलचल थी। सायरन बज रहे थे। जवान आ जा रहे थे। इसी भीड़ के बीच अनन्या और राघव अंदर दाखिल हुए। अनन्या के दिल में तूफान मचा था। पापा की डायरी और ऑपरेशन ब्लैक की फाइल अब भी उसके बैग में थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि डीसीपी देवेंद्र सिंह ही गद्दार है। लेकिन सच सामने लाना आसान नहीं था। राघव ने धीमी आवाज में कहा, अनन्या, याद रखना, हो सकता है ये सिंह सबूत नकार दे। हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश करना होगा। अनन्या ने ठंडी सांस छोड़ी। मेरे पास पापा की डायरी है, वही सबसे बड़ा सबूत है। डीसीपी सिंह अपने ऑफिस में बैठा था। चेहरे पर वही गंभीर भाव, आंखों में वही सख्ती। अनन्या ने बिना झिझक उसके सामने फाइल रख दी। ये देखिए सिंह साहब, पापा की डायरी और वो गोपनीय रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि आप ही गद्दार थे। पापा के ऑपरेशन की जानकारी आपने लीक की थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक सिंह कुछ नहीं बोला, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी आवाज भारी थी। तुम्हारे पापा बहादुर थे अनन्या, लेकिन उन्होंने ये भूल की
कि इस सिस्टम में ईमानदारी जिंदा नहीं रह सकती। मैंने जो किया मजबूरी में किया। अनन्या का खून कौल उठा। मजबूरी या लालच? आपने ही मेरे पापा की जान ली। रणवीर की मौत का जिम्मेदार भी आप है। अब आप बच नहीं पाएंगे। सिंह ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई डर था न पछतावा। तुम सोचती हो मुझे पकड़ लोगी? मैं अकेला नहीं हूं। मैं वजीर का हिस्सा हूं, और वजीर का जाल इतना गहरा है कि तुम दोनों उसमें फंसकर रह जाओगे। इतना कहते ही दरवाजा अचानक खुला। 4 हथियारबंद नकाबपोश अंदर घुसे। उनकी बंदूकें सीधी अनन्या और राघव की ओर तनी थी। राघव ने फौरन अनन्या को ढकेला और टेबल पलटकर कवर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अनन्या चीखी, सिंह आप तो अफसर हैं, फिर अपने ही दफ्तर में हमें मार रहे हैं? सिंह ठंडी हंसी हंसा। ये दफ्तर मेरा नहीं, वजीर का है। पूरा सिस्टम उसी का है। यहां कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। राघव और अनन्या ने किसी तरह कागजें और फाइल अपने पास संभाली और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। सीढ़ियों में उनका पीछा करते नकाबपोश जवान भाग रहे थे। पूरे मुख्यालय में सायरन बजने लगे, लेकिन ये सायरन पुलिस की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वजीर के लोगों को सतर्क करने के लिए थे। राघव हाफते हुए बोला, मतलब पूरा पुलिस मुख्यालय उसके कंट्रोल में है? अनन्या ने गुस्से से कहा, हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। वजीर सिर्फ कोई अपराधी नहीं, वो इस सिस्टम का असली मालिक है। दोनों किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचे। वहां अंधेरे में खड़ी थी एक काली वैन। अचानक उसकी हेडलाइट जल उठी। वैन का दरवाजा खुला और अंदर से वही नकाबपोश शख्स उतरा, वजीर। उसकी आवाज ठंडी और गूंजदार थी। भाग कहां जाओगे? मैंने कहा था ना अनन्या, ये शहर मेरी बिसात है। यहां हर प्यादा, हर ऊंट, हर वजीर मेरे इशारे पर चलता है, और अब तुम्हारी बारी है गिरने की। अनन्या ने कांपते हुए भी हिम्मत जुटाई। तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें हराकर रहूंगी। वजीर हंसा। उसने हाथ उठाया और इशारा किया। तभी बेसमेंट की छत से रस्सियों पर लटकते हुए कई और नकाबपोश नीचे उतरे। पूरा अंधेरा उनकी बंदूकों की चमक से जगमगा उठा। राघव ने धीरे से अनन्या का हाथ थामा। गिरे हुए हैं, लेकिन याद रखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अनन्या ने आंखें बंद करके पापा का चेहरा याद किया। फिर बोली, पापा, आज आपकी बेटी डरने वाली नहीं है। अचानक तेज धमाका हुआ। बेसमेंट का पिछला दरवाजा टूटकर गिरा और बाहर से धुआं भर गया। उस धुएं के बीच से कुछ हथियारबंद स्पेशल यूनिट के लोग अंदर घुसे। उनके नेता ने चिल्लाकर कहा, एटीएस, हथियार डाल दो। उसने पलट कर देखा और ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है ये मुझे पकड़ लेंगे? ये भी मेरे ही प्यादे हैं। वाकई एटीएस के कई जवान तुरंत वजीर की तरफ खड़े हो गए। अनन्या का दिल दहल गया। मतलब पूरा सिस्टम, हर एजेंसी, सब उसके हाथ में है। वजीर ने एक बार फिर वही प्यादा हवा में उछाला और बोला, खेल अभी शुरू हुआ है, और अनन्या, तुम सिर्फ मेरी सबसे कीमती मोहरा हो। इतना कहते ही वो धुएं में गायब हो गया। अनन्या जमीन पर गिरी फाइल को कसकर पकड़े रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं, सिर्फ आग थी। नहीं वजीर, इस बार मैं तेरी बिसात पलट दूंगी। राघव ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे हमें पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।